हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आप सभी लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ चुका है। आज से मैं आप सभी लोगों को जो है मनोविज्ञान का जो भी सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं हल कराऊंगा। तो आज हमारा जो है मनोविज्ञान का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है उसका आज पहला दिन है, जिसमें हम लोग जो है मनोविज्ञान में पूछे जाने वाले जितने भी वीवीआई प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, जिससे आप लोग जो अपने 35 अंक जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि 35 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है, 35 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आप सभी को जो है अपने इन प्रश्न उत्तर के सीरीज में भी जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसको आप लोग जरूर से अच्छे से पढ़िएगा और उसको नोट करते रहिएगा। तो आज हम लोग जो है पहला नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि व्यवहार चिकित्सा क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग दिमाग में रखिएगा कि व्यवहार चिकित्सा क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि व्यवहार चिकित्सा वह चिकित्सा विधि है जिसमें रोगियों के व्यवहार में आवश्यक परिमार्जन करके उसके लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इस विधि को विकसित करने में जो है वाटसन और स्किनर नाम करके मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। और यह व्यवहार चिकित्सा जो है विधि का उपयोग मानसिक विकृतियों को दूर करने में या उसका उपचार करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो क्या है व्यवहार चिकित्सा है। ठीक ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है। तो यह भी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। सारा जितना भी मैं साइकोलॉजी में प्रश्न उत्तर कराऊंगा सारा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर एकदम ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को ब्रेक और अल्बर्ट एलिस नाम करके दो मनोवैज्ञानिकों ने विकसित किया। वास्तव में जो यह चिकित्सा विधि है यह व्यवहार चिकित्सा का विकसित एवं परिमार्जित रूप है। और इसमें व्यवहार परिमार्जन के साथ साथ हम लोग जो है रोगी के संज्ञान परिवर्तन पर भी बल देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की तरह होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में को तो सही बनाते ही हैं, साथ ही जो व्यक्ति के जो संज्ञान ज्ञान संबंधित हो गए या विचार हो गए उनमें परिवर्तन भी हम लोग लाते हैं। तो यह हमारा किसके अंतर्गत होता है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद जो है आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि मनोवृत्ति के स्वरूप का वर्णन करें। मनोवृत्ति का है या अभिवृत्ति का है, मनोवृत्ति का है ठीक, या अभिवृत्ति का है, अभिवृत्ति का है, ये एक ही चीज है। ठीक ना, अभिवृत्ति मनोवृत्ति का है या अभिवृत्ति का है, ये दोनों एक ही होता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर पूछे कि अभिवृत्ति किसे कहेंगे या मनोवृत्ति किसे कहेंगे, तो इसका उत्तर होगा कि मनोवृत्ति एक प्रचलित शब्द है जिसका व्यवहार हम दिन प्रतिदिन प्राय अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक, समाज के विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों या समूहों के प्रति अपने विचारों या अनुभवों को प्रकट करने की या मानसिक प्रतिछाया को मनोवृत्ति कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई मतलब वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, या व्यक्ति जो अपने विचार जो प्रकट करते हैं, तो उन प्रकट करने वाले व्यक्तियों के अगर हम मानसिक प्रतिछाया बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, मनोवृत्ति हो जाता है। ठीक, जिसका प्रयोग हम लोग दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो मनोवृत्ति के स्वरूप है उसका उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा का अर्थ लिखे। मतलब पूर्वाग्रह को ही पूर्वधारणा कहते हैं। तो इसका अर्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो समझना है कि पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा अंग्रेजी भाषा के प्रेजुडिस से बना है। किससे बना है, प्रेजुडिस से बना है, जिसकी उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो प्रेजुडिशियम से हुआ है। ठीक, जिसमें प्रे का अर्थ जो होता है, यानी प्रेजुडिशियम में जो ये प्रे शब्द है, तो प्रे का अर्थ होता है पहले। ठीक, और जुडिशियम जो ये लिखा गया है, जुडिशियम जो जुडिशियम दिया है, तो इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ है निर्णय। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, निर्णय होता है। तो अगर हम पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा की बात करेंगे तो इसका सही मायने में अर्थ होगा पूर्व निर्णय लेना। यानी पूर्वधारणा मतलब होता है पूर्व निर्णय लेना, यानी किसी के मतलब कि हम परिस्थिति हो गया या कोई घटना हो गया उस पर विचार नहीं किए, पहले से निर्णय ले लें। तो पहले से निर्णय लेना हमारा क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा कहलाता है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है। इसके बाद अगर हम पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे, ये महावीवीआई, इसको नाम के एकदम जरूर याद रखिएगा। दिया है कि संवेगात्मक बुद्धि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईक्यू कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे आईक्यू के बारे में, आईक्यू और ईक्यू
जरूर देखे होंगे आप लोग आईक्यू और ईक्यू किताब में। तो आईक्यू क्या होता है उसको हम लोग बुद्धि लब्धि बोलते हैं, और ईक्यू क्या होता है इसको हम लोग संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं या संवेगात्मक लब्धि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है आईक्यू वाले में कि हम व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ईक्यू का, तो ईक्यू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हम लोग ईक्यू का प्रयोग वैसे व्यक्तियों की बुद्धि की मात्रा बताने में करते हैं जिसकी बुद्धि क्या हो, सामयिक बुद्धि की तरह हो। क्योंकि बुद्धि का प्रकार पढ़िएगा तो सामयिक बुद्धि, उसके बाद जो है आपका सामयिक बुद्धि के अलावा व्यवहार परक बुद्धि होगा। तो अगर ये व्यवहार परक बुद्धि हो गया या बहुत सारा बुद्धि होता है, तो सामयिक बुद्धि एक अलग बुद्धि है। तो सामयिक जो लब्धि का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सामयिक बुद्धि की मात्रा बताने के लिए करते हैं, और आईक्यू का प्रयोग हम लोग बुद्धि लब्धि की मात्रा बताने के लिए करते हैं। तो यही कहा गया है कि ईक्यू या सामयिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जो सामयिक बुद्धि है या सामयिक लब्धि, इसका संबंध जो है किससे होता है, भावनात्मक पक्ष से होता है, और इसके माध्यम से जो है मनुष्य अपने और दूसरे के जो संवेगों को समझने, उनका मूल्यांकन करने, उनका जो है नियंत्रण करने और उनके प्रकटीकरण से संबंधित होता है। ठीक, साथ ही जो ये भी कहा गया है कि सर्वप्रथम 1990 में सेलेवे तथा मेयर नाम करके दो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, सामयिक बुद्धि को जो है परिभाषित किया था या इनका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, ये प्रश्न में के उत्तर में तो लिखना ही है, लेकिन एक इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सामयिक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सेलोवे तथा मेयर ने कब किया था, 1990 में किया था। तो सामयिक बुद्धि जो है क्या होता है कि अपने और दूसरे को इमोशन को समझने, उनको प्रकट करने, उनके मूल्यांकन करने से संबंधित होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे अगला प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि अभिक्षमता क्या है। ये महाभिवी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें दे रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। ठीक ना। और इसमें यह भी बताया गया है कि अभिक्षमता विशेषताओं का एक ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल से अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हमें गणित की किसी समस्या का समाधान करना है, ये समाधान करना है, ठीक ना, समाधान ढूंढना होता है, तो हम जो है किसी गणित के जानकार व्यक्ति से सहायता लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कविता, जैसे हिंदी में मान लो कोई कठिनाई हो रही है, तो हम जो है हिंदी के जानकार व्यक्ति के पास पूछते हैं। तो मतलब अभिक्षमता क्या होता है कि हर लोगों की अपना अलग अलग होता है। हमें मतलब किसी को किसी विषय में पढ़ने में उसको क्षमता है, किसी को मतलब कि और चीज में क्षमता है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी जो है एफिशिएंसी, जो क्षमता हम लोग बोलते हैं, वो अलग अलग होती है। तो वहीं अभिक्षमता को यहाँ पे कहा गया कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता को, विशेष क्षेत्र मतलब मान लो हिंदी है, हिंदी पढ़ने में मन लग रहा है, तो हिंदी में हमारा जो मतलब कि जो क्षमता, अभिक्षमता ज्यादा है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, इसमें समझ रहे हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब सामने वाले को जो है हिंदी छोड़ के किसी दूसरे विषय में जो है नॉलेज है, तो उसकी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, एक जैसा होता नहीं है। तो वही अभिक्षमता होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता को हम लोग अभिक्षमता कहते हैं। तो ये 6 नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद अब हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार में अंतर बताइए। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार में क्या होता है, निम्नलिखित अंतर होता है। जिसमें पहला अंतर्मुखी कह रहा है, सारा अंतर्मुखी का जो है अंतर दे रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो है सामाजिक वातावरण में अभियोजन करने में असफल रहते हैं। ऐसे लोग जो है कोई भी काम बहुत सोच समझकर और नियम के अनुसार जो है करते हैं, और ये लोग बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं। ठीक ना। इसी तरह बहिर्मुखी की बात करेंगे, तो बहिर्मुखी का दे रहा है, बहिर्मुखी का बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है अपने साथ साथ समाज के बारे में भी सोचते हैं और उनके साथ जो जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो सामाजिक वातावरण से अभियोजन करने में सफल रहते हैं, और ऐसे लोग जो है कोई भी काम जल्दी से कर लेते हैं। इसके बाद कहा गया कि ये लोग जो भावुक कम होते हैं। जैसे अंतर्मुखी वाले भावुक ज्यादा होते हैं, लेकिन बहिर्मुखी वाले भावुक इमोशनली कम होते हैं। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर था। इसी तरह आगे देखेंगे, अगला जो टॉपिक है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। मतलब जो शेल्डन था वो व्यक्तित्व के जो है वो शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था। ठीक है, बांटे थे, जिसमें पहला नंबर था गोलाकार, दूसरा नंबर है हमारा आयताकार, और तीसरा है लंबाकार। तो शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार का वर्णन करना है, तो ये 5 नंबर में कभी कभी जो है प्रश्न
पूछ देता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। देखिए पहला क्या है, तो गोलाकार। गोलाकार क्या होगा, तो गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोग जो स्थूल शरीर के होते हैं, पेट में चर्बी के कारण जो इनकी तोंद निकली हुई रहती है, और ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख, आराम पसंद, अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने क्या कहा है, विसेरेटोनिया कहा है। इसके बाद अगर आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो हड्डी के मजबूत होती है, मांसपेशियां विकसित होती है, और इस प्रकार के व्यक्ति काफी सुडौल और आकर्षक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने क्या कहा, सेरेब्रोटोनिया कहा है। तो ये दूसरा जो है शेल्डन का व्यक्तित्व प्रकार हो गया। तीसरा का बात करेंगे तो वो क्या है, लंबाकार है। लंबाकार में कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है लंबा और पतला दुबला होते हैं, इनकी मांसपेशियां जो वो कम विकसित होती है, और जिनके कारण जो इनका शरीर कमजोर होता है, और ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से लाजालू और अकेले रहना पसंद करते हैं, और शेल्डन ने ऐसे व्यक्तियों को कहा है, वो सेरेब्रोटोनिया कहा है। तो ये शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार को जो है विभाजन था कि शेल्डन ने व्यक्तित्व प्रकार को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि प्राथमिक समूह की विशेषताओं को लिखें। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह होता है, तो यहाँ पे प्राथमिक समूह की विशेषताओं को कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे प्राथमिक समूह की विशेषताएं, तो वो निम्न है या निम्नलिखित है, जिसमें पहला नंबर है कि प्राथमिक समूह में मुखानुमुख अंतःक्रिया होती है। ठीक, इनमें सदस्यों में घनिष्ठ शारीरिक सामीप्य पाया जाता है, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक उत्साहपूर्ण सामूहिक बंधन जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारा प्राथमिक समूह की विशेषता हो गई। इसके बाद आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में विभेद करें। मतलब औपचारिक समूह क्या होता है और अनौपचारिक समूह क्या होता है। औपचारिक समूह क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब समूह का निर्माण होगा वो किसी खास नियम के अंतर्गत होता है। मतलब पहले से नियम कानून ये सब बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय या विद्यालय होंगे, तो इसमें नियम कानून बना है ना कि इतने बच्चे को जो है मतलब कि सीट जो है निश्चित होना चाहिए इस कक्षा में, या बच्चे आए तो नियमित रूप से जो है रोज स्कूल आए, ड्रेस पहन कर आए, अपने जो व्यवस्थाएं लेकर के, कॉपी किताब हर चीज लेकर, तो वहाँ पे क्या है, नियम बना है। तो नियम कानून जो है किसी के अंतर्गत ये चल रहा है और इस समूह बन रहा है। तो औपचारिक समूह ये कहता है ठीक कि औपचारिक समूह का निर्माण जो है वो किसी खास नियम के द्वारा जो है कानून के अंतर्गत होता है, और इसमें सदस्यों की भूमिका जो है पहले से तय कर ली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अनौपचारिक समूह का, तो इसमें वो नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं रहेगा, इसमें कितना भी सदस्य हो सकते हैं, और इसमें कोई नियम कानून नहीं बनेगा। जैसे परिवार है, तो परिवार में अब नियम बनेगा कि तुमको रोज नियमित जो है ये ड्रेस पहनना है, तो ऐसे करना है, वैसे करना है, तो परिवार में कोई नियम कानून नहीं बनेगा। खेलने का समूह है, तो खेलने के समूह में तो कोई नियम इतना बनता है, लेकिन वैसा नियम बनेगा नहीं कि तुमको इतना बजे आना है तो आना है, डेली आना है तो आना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक, खेलने का समूह हो गया, चाहे परिवार हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो अनौपचारिक समूह का। इसमें अनौपचारिक समूह में क्या होता है कि कोई नियम कानून पहले से बना नहीं रहेगा, और इसमें सदस्यों की संख्या जो निश्चित नहीं रहेगी। अब खेलने का समूह है तो उसमें सदस्य तय रहे न रहेंगे कि 2 लोग खेलेगा, कि 3 लोग खेलेगा, कि 4 खेलेगा, कितना भी खेलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपचारिक समूह जो है, औपचारिक समूह का निर्माण जो किसी खास नियम के द्वारा जो है या नियम कानून के अंतर्गत होता है, और इसमें जो है सदस्यों की भूमिका जो पहले से तय कर ली जाती है, और प्रत्येक समूह के सदस्यों का जो यह कर्तव्य होता है कि इन नियमों का वो पालन क्या करे, कठोरता से करे, और समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में वो पूरी तरह से अपना मदद करे। जैसे विश्वविद्यालय हो गया, लोक उपक्रम हो गया, औद्योगिक संगठन हो गया, ये सब हमारा जो औपचारिक समूह के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर बात करेंगे अनौपचारिक समूह का, तो इसमें दिया जा रहा है अनौपचारिक समूह में कि अनौपचारिक समूह औपचारिक समूह से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, अभी हम बताएं कि औपचारिक समूह से अनौपचारिक समूह भिन्न होगा। इसका निर्माण जो किसी खास नियम पर आधारित नहीं होता है, ठीक, और इसके सदस्यों के बीच जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, लेकिन औपचारिक समूह में नहीं पाया जाता है। जैसे अगर बात करेंगे तो परिवार हो गया, खेलने का समूह हो गया, तो ये सब हमारा जो है अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक समूह को ही हम लोग प्राथमिक समूह कहते हैं, और औपचारिक समूह को ही हम लोग द्वितीय समूह कह सकते हैं। तो ये टोटल जो है हमारा टोटल 9 प्रश्न था। आज हम लोग जो है टोटल कितने प्रश्न किए, तो 9 कह रहे हैं। टोटल हमने 10 प्रश्न किए। टोटल 10 प्रश्न जो हमने किए आज,
तो आप सभी लोग जो इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। आज हमारा ये मनोविज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्लास है जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन को किए जो इम्पोर्टेंट था। ऐसा ही जो है रोज डेली जो है हम लोग शाम के जो है 7 बजे जो डेली हम अपना जो है मनोविज्ञान का ये सीरीज लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग जरूर शाम 7 बजे जुड़िए हमारे चैनल पर, और इसका जो PDF नोट्स आप सभी लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। और आगे के क्लास के लिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।